तो वहीं सीएम सोरेन ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी सरकार झारखंड के विकास के लिए सदैव तत्पर है। वहीं लोहरदगा में सीएम सोरेन ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। यहां उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से खतियानी जोहार। आज खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में मंच पर हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, यहाँ उपस्थित राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी, यहाँ उपस्थित विधायक कार्यक्रम 2-4 को जो पोस्टपोन किए हो जा सकते हैं क्योंकि यहाँ भीड़ बढ़ गई है, इसलिए आप रामचंद्र सिंह जी, यहाँ उपस्थित विधायक झीगा जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधायक बंधु तिर्की जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधायक सुखदेव भगत जी, यहाँ उपस्थित हमारे गठबंधन दल के सभी क्रांतिकारी साथीगण, कार्यकर्तागण और विशेषकर आज इस खतियानी यात्रा को और बल देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए और ताकत देने के लिए लोहरदगा जिले के विभिन्न गांवों से, पंचायतों से, प्रखंडों से आए हुए आप सभी हमारे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारे टाना भगत के सम्मानित सदस्यगण और राज को अलग करने वाले हमारे आंदोलनकारी साथीगण, आप सबका हमारी इस यात्रा को ताकत देने के लिए, उपस्थिति के लिए आपको लगता होगा ये खतियानी जोहार क्या है। ये खतियानी जोहार यात्रा इसलिए हमें निकालनी पड़ी क्योंकि इस राज्य में कुछ गिरोह सक्रिय है जो हमारे आंदोलन और हमारी लड़ाई, हमारी कुर्बानी, हमारे पूर्वजों के शहादत का हंसी उड़ाते हैं। हम आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग हमको हमेशा सदियों से अपने जूते के नीचे रखना चाहते हैं। सदियों से इन लोगों ने हमारे पूर्वजों पर, हमारे समाज पर अनगिनत शोषण किया, अनगिनत दमन हमारे ऊपर हुआ। हम लोगों की मां बहनों की इज्जत लूटी गई, हमारे खेत खलिहान लूटे गए, और हमारे साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव होता रहा।
हम अपने खेत में धान रोपते थे और काट के कोई और लेके चला जाता था। हम लोग की मां बहनों को घर से निकलना मना था। अगर मां बहन घर से बाहर निकल जाए तो दोबारा आएगी कि नहीं आएगी ये कहना भी बड़ा मुश्किल था। ऐसा शोषण होता था और यही शोषण के विरुद्ध हमारे पूर्वजों ने जंग लड़ना शुरू कर दिया और इन विरोधियों को लगातार इनके साथ संघर्ष करते रहे। चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे वीर बुद्धू भगत हो, चाहे नीलांबर पीतांबर हो, चाहे सिद्धू कान्हू हो, चाहे तिलका मांझी हो, चांद भैरव हो, अनेक ऐसे वीर सपूत हमारे आदिवासी समाज के बीच से जन्म लिया जिन लोगों ने ऐसे शोषणों के विरुद्ध अपना जंग प्रारंभ कर दिया। जब इस देश में देश आजादी का सपना भी कोई नहीं देख रहा था कि ये भारत देश आजाद होगा कैसे, इसका सपना भी कोई नहीं देख रहा था, उससे पहले से हमारे ये पूर्वज लड़ रहे थे हमारे इस शोषण और दमन के विरुद्ध में। लेकिन हमको इतिहास में बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलता है। हमारे वीर सपूतों को बहुत ज्यादा नहीं पूजा जाता है। सांकेतिक रूप में कहीं फोटो टांग दिया तो टांग दिया, हमें आदिवासी दिवस पर हमें कोई बधाई और शुभकामनाएं नहीं देता है। हमारे विरोधी हमें आदिवासी बोलने में इनको शर्म लगता है और तो और ये लोग पूरे दुनिया के फोरम में, पूरा दुनिया का जब जमावड़ा होता है वहां बोलता है भारतवर्ष में कोई आदिवासी नहीं रहता है। अजीब हालत है, बड़ा विचित्र स्थिति है। और आज हमारे कुछ आदिवासी विपक्षी नेता लोग अपने आप को आदिवासी भी बोलने से शर्म करने लग गया है। लेकिन हम गौरव से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। और आज इसी पीड़ा को इसी दर्द के साथ कि हम कब तक शोषित होते रहे, कब तक हम इनका शोषण का शिकार हो। हम जब जब अपना मान सम्मान और पहचान बचाने की बात करते हैं तब तब ये नीचा दिखाने का बात करता है। कभी अखबार के माध्यम से, कभी आजकल मोबाइल में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप बड़ा चलता है, उसके माध्यम से चोर, भ्रष्टाचार और तरह तरह के नाम देकर हमें बदनाम करने का काम करता है। जिसका बाप अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा
इस राज के जनमानस के लिए कुर्बान कर दिया हो, क्या उसका बेटा बेईमान हो सकता है? क्या भगवान बिरसा मुंडा का बेटा चोर हो सकता है? और ये लोग हमें यही चोर बेईमान साबित करने पे लगे। जब राजनीतिक ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं, जब यहां के मूलवासी आदिवासियों का साथ इनका छूट गया, तो ये इनके इन प्रकारें अपने पापों का टिकरा हमारे मत्थे मड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, इससे हम ना डरते हैं ना डरे, और डरने का नाम कभी भी आदिवासियों ने नहीं सीखा। आदिवासियों का डीएनए में डर शब्द का कोई जगह ही नहीं। आदिवासी डर गया तो मर गया। इसलिए वो डराने, धमकाने और षड्यंत्र रचने का काम बंद कर दे। आज यहां जो लोग आए हैं, ये लोग हवाई जहाज पर चढ़ने वाले लोग नहीं हैं। ये बड़े बड़े पूंजीपति और व्यापारी नहीं हैं जो तुम्हारे जमातों में आते हैं, तुम्हारे मीटिंगों में आते हैं। ये वो लोग हैं जो लोग रोज अपना मेहनत करते हैं और अपना पेट पालते हैं, और हम उनका मार्गदर्शक हैं, हम उनको रास्ता दिखाते हैं। आज आदरणीय गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया। उनके रास्ते चलते चलते हमें अलग राज मिला, लेकिन राज मिलने पर भी हमारा अधिकार हम तक नहीं मिला। वो इसलिए कि राज बनने के बाद सबको यही लगा कि राज अपने आप विकास करेगा, हमको अपना अधिकार अपने आप मिलेगा, लेकिन सही में ऐसा नहीं होता। गरीब को अधिकार कभी भी कोई घर में लाके नहीं देता है। उसके लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। खासकर ऐसे लोग जब सत्ता पर हो, जो इस राज का, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का घोर विरोधी रहा हो। ये लोग सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जातिवाद के अलावा दूसरा कुछ नहीं जानता, और हम लोग भाईचारे के अलावा और कुछ नहीं जानते। पांचों अंगुली एक बराबर नहीं है, सब छोटा बड़ा है, तब जाकर के मुट्ठी बनता है और ताकत बनता है। अगर एक जैसा सब अंगुली हो जाए तो ठूठा कहलाता है। और ये लोग वही सिर्फ हिंदू मुस्लिम। अब तो घर घर में लड़ाई लड़वाता है, समाज में जहर डालता है, द्वेष फैलाता है। कई ऐसी चीजें जो आज हम आपको बताने इसलिए आए हैं कि आज जिस तरीके से अलग राज के लिए हम लोगों को 35 साल 40 साल लग गया, हमारे पूर्वजों को लड़ते लड़ते अनेक लोग शहीद हो गए, अनेक लोग आंदोलनकारी अभी बेचारे पेंशन के लिए धक्के खा रहे हैं। 20 साल इन लोगों ने राज को दिशा देने का काम किया, सत्ता पे रहे। ये हमारे विरोधी लोग, हमारे ही विरोधी नहीं, झारखंड विरोधी लोग, इन लोगों ने 20 साल तक राज किया इस राज्य में। और यही वजह है कि हमारे आंदोलनकारियों को आज तक सम्मान नहीं मिला ठीक से।
हमारे हर कोने में आंदोलनकारी लोग हैं। मैं आंदोलनकारियों को आश्वस्त करना देना चाहता हूं, हमने आयोग बना दिया है। जैसे हमने पंचायत में शिविर लगा करके लोगों की समस्या का निदान किया है, वैसे ही आंदोलनकारियों के लिए हम शिविर लगा करके आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। आपके दुख, आपके तकलीफ को हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। कभी आप लोगों ने 20 साल में सुना है कि पदाधिकारी गांव जाता है, शिविर लगाता है और आपकी समस्या का समाधान सुना हो? लेकिन आपकी इस सरकार ने, आपके इस बेटे ने आपके घर घर, पंचायत में बीडीओ, सीओ और अफसरों को भेजकर आपकी समस्या का समाधान निकालने का काम किया। और तो और आपके लिए जो योजना पहले 20 सालों में कागज में बंद करके कागज में खत्म हो जाता था और ये व्यापारी लोग अपना जेब भरता था, वो सारी योजनाओं का गठरी बांध कर आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार में भेज करके हम लोगों ने आपको योजना पहुंचाने का काम किया। आपको बताने के लिए कि हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। बहुत सारा लोग तो बेचारा ब्लॉक भी नहीं जा पाता था। हम एक घटना बताते हैं। एक बूढ़ा बुजुर्ग एक कार्यकर्ता को पकड़ा, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता को, उसको बोला बेटा हमको हेमंत सोरेन से मिला दो, हम तुमको बहुत आशीर्वाद देंगे। तो बोला बाबा यहां बहुत भीड़ है, कैसे मिलिएगा? नहीं हमको मिलना है। बेचारा मिल तो नहीं पाया, लेकिन कार्यकर्ता हमको आके बताया कि बेचारा वो बूढ़ा 5-6 साल से ब्लॉक का चक्कर काटते काटते थक गया अपना पेंशन को लेकर, लेकिन उसका पेंशन नहीं बना, बल्कि एक दलाल 500-550 रुपए उससे ठग भी लिया। लेकिन जब पंचायत में शिविर लगा, 1 घंटे के अंदर उसको पेंशन का कार्ड मिल गया। इसी खुशी के लिए वो हमसे मिलना चाहता था। और यही मुस्कान हम गांव के लोगों के चेहरे पे देखना चाहते हैं, किसानों के चेहरे पर देखना चाहते हैं, महिलाओं के चेहरे पर देखना चाहते हैं, बच्चियों के चेहरे पर देखना चाहते हैं। आज इसीलिए हम इस राज्य की मनोदशा को देखते हुए हमारी जो योजना है वो विशुद्ध रूप से आपके लिए योजना है। अब आपको इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की आवश्यकता है। अभी शिविर लगा के हम लोगों ने सिर्फ आपको, आपके दरवाजे को ठकठकाया है, बताया है। वो योजना बंद नहीं होगा, योजनाएं चलती रहेंगी। देश का ये पहला राज्य बना है जहां पर सभी बुजुर्ग, सभी विधवा महिला, सभी विकलांग और सभी एकल महिलाओं को पेंशन देने का कानून हम आपके लिए बना दिए। कोई भी नहीं बचेगा। जो भी बचेगा हम गांव के किसी पढ़ा लिखा नौजवान या सखी मंडल की बहनों को हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप उस बुजुर्ग को ले जाकर के ब्लॉक में बैठाइए और उसका पेंशन कार्ड बनाइए। कोई वीडियो मना नहीं कर सकता है। जो वीडियो मना करेगा वृद्धा पेंशन का कार्ड बनाने के लिए, वो सीधे हाजत में नजर आएगा, बता देते हैं। आपसे ही बात करते हैं। बिल्कुल आज हम लोगों ने आपके 2 जिलों का रिव्यू किया है। मुझे पता चला कुछ जगह पेंशन उनसन नहीं मिला, कुछ जगह कुछ योजनाएं नहीं गई है।
अभी खूब झाड़ लगा है पदाधिकारी लोगों को। अभी 1 महीना का समय दिए हैं, 1 महीना के अंदर सभी चीजें यहां दुरुस्त नहीं हुई तो यहां के सभी पदाधिकारी दंड के भागीदारी हो जाएंगे। कभी आप लोग सोचे थे कि आपका आदिवासी बेटा, हमारा कोई दलित बेटा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपना बाल बच्चा को विदेश में पढ़ाएंगे? विदेश का तो बात छोड़िए, हम सरकारी स्कूल में हम कैसे पढ़ाएंगे ये भी चिंता होता था। गरीब के साथ तो सबसे बड़ा मुसीबत ये कि पेट पाले कि लिखाई पढ़ाई करे। लेकिन अब आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। आपका स्कूल का पढ़ाई से लेकर उच्च शिक्षा तक, चाहे वो विदेश में आपको पढ़ना क्यों ना पड़े, उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार देगी। ये कानून हम आपके लिए बना दिए। अभी सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के माध्यम से हम 9 लाख बच्चियों को जोड़ने का उसमें हमारा लक्ष्य है। यहां पर भी लोहरदगा गुमला में हजारों बच्चियों को इससे जोड़ लिया गया है। कुछ बच्चे हैं उनको भी अभी जोड़ने के लिए हमने कह दिया कि पूरा का पूरा सैचुरेट करो, सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ो। और वो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि वो बच्ची हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। अगर हमारी बच्चियां बेहतर तरीके से पढ़ लेगी तो हमारा आने वाला पीढ़ी भी बेहतर तरीके से चलेगा। आपको कोई भी पढ़ाई पढ़ना हो, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चियों को, लड़का हो या लड़की, आप इंजीनियर पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार आपको पैसा देगी। आपको नौकरी के लिए कोई तैयारी करना है, रेलवे का तैयारी करना है, यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक, जज बनने का तैयारी करना है, वकील बनने का तैयारी करना है, उसके लिए अगर आपको कोचिंग का जरूरत पड़ेगा तो कोचिंग का भी सरकार पैसा देगी और रहने खाने का भी पैसा सरकार देगी। ये भी कानून आपके लिए बना दिए। आज कितना हमारा आदिवासी दलित पिछड़ा भाई जज बन गया, गिनने से भी नहीं मिलेगा हाथ में। भुला गया एक आध लोग जो बन गया। और वकील कितना बन गया, वकील ये बेचारा गिना चुना वकील। हम लोग को कोर्ट कचहरी में कौन सुनेगा आदिवासी दलित पिछड़ों का? आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता, आपके लोगों के बगैर। कितना आईएएस, आईपीएस, कितना डॉक्टर हमारा आदिवासी दलित पिछड़ा लोग है। इसीलिए आप जज बनिए, आप वकील बनिए, आप आईएएस बनिए, आप आईपीएस बनिए, आप मेहनत कीजिए और मेहनत करने में जो भी आपको दिक्कतें आएंगी उन दिक्कतों का, समस्या का समाधान आपका ये बेटा, आपका ये भाई करेगा। बीस साल में तो कभी पदाधिकारी आपके पंचायत में नहीं गया था। क्यों आपका ये सरकार बना तो पदाधिकारी जहां सड़क नहीं है, जहां रोड नहीं है, कोई ट्रैक्टर में, कोई बैलगाड़ी में, कोई मोटरसाइकिल में, फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर ले जा करके वहां आपके लिए काम कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये होता नहीं है। ये इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और काम करने का जज्बा होना चाहिए। आज पदाधिकारी लोग भी वही हालत इनका भी रहा है। ये भी पूर्व की सरकार में पदाधिकारियों का भी दम भर कुटाई हुआ है, दम भर शोषण हुआ है।
आज पदाधिकारियों के चेहरे पे मुस्कान देखिए। यहां कार्यरत पुलिस पदाधिकारी लोग हैं, इन लोग का भी स्थिति क्या था पहले इनसे भी पूछ लीजिएगा, हमको बताने का जरूरत नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक पिछला 20 साल से 12 महीना में 11 महीना सड़क पर बेचारा आंदोलन करता था। लेकिन आज क्या बदलाव आ गया कि 12 महीना में 11 महीना वो स्कूल में जा रहा है। आज हम कानून बनाते हैं तो लोग रंग, गुलाल, अबीर और माला लेकर के ढोल नगाड़े के साथ सड़कों पर घूमते हैं। लेकिन हमारे विरोधी जब कानून बनाता है तो एक दूसरे का लोग खून का प्यासा हो जाता है। हम जब 1932 का खतियान लागू करने का नियम बनाए, कानून बनाए, विधानसभा से पारित किए, तो इनके छाती में सांप लौटने लगा। बोला हमने भी तो 1932 का कानून बनाने का काम किया था। हम बोले हाँ, आपने ऐसा कानून बनाया था कि अनेकों लोगों की जानें चली गई, एक दूसरे का लोग खून पीने के लिए तैयार हो गया। लेकिन हम जब कानून बनाया तो रंग, गुलाल, अबीर लगा करके लोग घूमने लगे। यही फर्क है हमारे और आपकी। ये लोग ऐसे कानून बनाते हैं जो लोग एक दूसरे से लड़ते रहे, झगड़ा करते रहे, मारते पीटते रहे, ऐसे कानून बनाते हैं। भाईचारे वाला कानून कभी नहीं बनाते ये लोग। आप लोगों ने पहले सुना होगा, विधायक का, मंत्री का, मुख्यमंत्री का घर घेराव होता था और अपनी मांगों को लेकर पूरा आंदोलन, लाठी डंडा सब चलता था। कितनी आंगनबाड़ी महिलाओं पर लाठी चला ये सबको मालूम है। पारा टीचर कितने लाठी डंडा खाए सब मालूम है। उन बातों को नहीं दोहराएंगे। लेकिन ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि आज मंत्री, मुख्यमंत्री का घर घेराव होता है, उसको रंग लगाने के लिए, उसको मिठाई खिलाने के लिए, उसको गुलाल लगाने के लिए। ऐसा क्या हो गया? हमारी समस्या वही जान सकता है जो हमारे बीच का होगा। आज हर काम, हर चीज आपको ध्यान में रखकर हम सोचते हैं कि हमारा ग्रामीण कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, कौन सा ऐसा काम है जो वो काम कर सकता है। हम उन्हीं कामों को आपके सामने ला करके रखते हैं। हमें बहुत चिंता होती है जब कुछ समस्याओं को हमारे सामने लाया जाता है। हमको समझ में नहीं आता है कि 20 वर्षों में इन नालायकों ने क्या किया। हाथी उड़ाया, जमीन लुटवा दिया, कौड़ियों के भाव व्यापारियों को जमीन दे दी, आपका सब योजनाओं का बंदरबाट हुआ। जब हम सरकार बनाए थे उस समय सरकार बनते बनते कोरोना भी साथ साथ में आ गया। ले एक मुसीबत माथे सर पर चढ़ के आ गया। और जब अब इन समस्याओं से लड़ाई लड़ना है तो पता चला इस राज को तो ये लोग खोखला करके चला गया। पूरा जैसे होता है ना, घर का थरिया बटिया में से सब खाना खा करके खाली बर्तन छोड़ करके भाग गया। भागा नहीं बल्कि धक्का मार के निकाल दिया गया, लेकिन सब खा करके निकल गया, कुछ नहीं बचा। अब क्या करें? हम लोग भी जोड़ घटाव करने लगे। भाई रात को चलाना है तो संसाधन तो चाहिए, गाड़ी चलाना है तो गाड़ी में तो तेल तो चाहिए, खाना बनाना है तो दाल भात सब्जी तो चाहिए, कहां से आएगा? तो हम लोग भी थोड़ा
मोटा बुद्धि में जोड़ घटाव करना शुरू किए कि राज्य सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, तो पता चला कि बहुत बड़ा पैसा, अगर वो पैसा हमको मिल जाए तो मैं वादे के साथ कहता हूं ये राज्य गुजरात से भी आगे निकल जाएगा। पता चला इस राज्य में सबसे अधिक काम क्या होता है? गरीबी के अलावा दूसरा काम क्या है यहां पर? यहां पर सबसे अधिक काम होता है खदान का काम। चाहे कोयला निकालो, चाहे लोहा निकालो, चाहे बॉक्साइट निकालो, चाहे यूरेनियम निकालो, चाहे अल्युमिनियम निकालो, चाहे पत्थर निकालो, गिट्टी निकालो, बालू निकालो, यही काम खुदाई का काम होता है सबसे अधिक। और इसमें जो सबसे अधिक ज्यादा यह खनिज संपदा निकालता है वो भारत सरकार का उपक्रम है। और आज से नहीं 100 साल से अधिक यहां पर वो खनन काम चल रहा है इस राज्य में। और उस समय से रैयत जमीन में ये लोग अपना कम बेसी मुआवजा दे करके जमीन ले लेता था कौड़ी के दाम पर। लेकिन सरकार का जो जमीन है उसका कभी भी इन लोगों ने कोई मुआवजा नहीं दिया। 100 साल का जब हम हिसाब निकाले सरकारी जमीन का मुआवजा तो पता चला कि 1,30,000 करोड़ से अधिक बकाया भारत सरकार के पास। हम भी 3-4 बार उसको जोड़ घटाव करके देखे कि हम सही गिन रहे हैं कि गलत गिन रहे हैं, कहीं आंख तो नहीं चौंधिया रहा है कि इतना बड़ा कैसे हो सकता है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, सही जोड़े हैं हम लोग। फिर वो कागज लेके हम लोग दिल्ली दरबार में हाजिर, बोले ये पैसा दो भाई। बोला काहे का पैसा? बोला आज तक तो दिया नहीं, अब क्यों दे? हम बोले वाह क्या बात है, रैयत की जमीन में आप पैसा दीजिएगा और सरकारी जमीन का जो मालिक सरकार है उसको पैसा नहीं दीजिएगा क्या? तो थोड़ा झगड़ा मगड़ा हुआ तो लोग माना कि हाँ हमको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो शुरू हुआ थोड़ा सा कम बेसी करो भाई, इतना बड़ा पैसा है तो हमारा तो उद्धार हो जाएगा लेकिन भारत सरकार नंगा हो जाएगा। इतना बड़ा पैसा था। कुछ पैसा देना शुरू भी किया लेकिन जब देखा कि ये मांग बढ़ने लगा तो हमारा ही खजाना से पैसा चुराना प्रारंभ हो गया। और उसके बाद हमारी आवाज बंद करने के लिए हमारे पीछे अपने एजेंसियों को लगा दिया। ईडी, सीबीआई, कोर्ट कचहरी, इसमें उजरा दो, ये कुछ नहीं बोल पाएगा। लेकिन झारखंड का लोग, हम उस खून के वंशज हैं जो अपना अधिकार के लिए लड़ने मरने तक जा सकता है। बस पता होना चाहिए कि वो मेरा है, फिर तो कोई नहीं रोक सकता है उसको लेने से हम। और आज एन केन प्रकार ये लोग हमें परेशान करने पे लगे। आप देखिए यहां पर हम लोग का बगल में नेताराज फायरिंग रेंज 60 साल से कितना लोग हल्ला करता था। हमारे आदरणीय गुरुजी भी बेचारे उस आंदोलन में गए थे, लेकिन सरकार किसी और का तो काहे बात सुनेगा। 20 साल तक इन नालायकों ने सरकार चलाया, फायरिंग रेंज के आंदोलन के बारे में कभी कुछ ना विचार किया, ना कभी उन लोगों की दर्द को समझने का प्रयास किया।
ऐसा क्या बात हुआ कि आपका ये नौजवान भाई यहां पर खड़ा हुआ और आज नेतरहाट फायरिंग रेंज आगे नहीं चलेगा, इसका भी हमने नियम बना दिया। अब वहां गोली बारूद नहीं चलेगा, अब वहां का आदिवासी मूलवासी अपना खेती बाड़ी करेगा, अपना गाय गोरू पालेगा, अपना बकरी पालेगा। बिल्कुल स्पष्ट बात है। अभी एक और समस्या ने वन अधिकार कानून, अगर आप सुने होंगे हमारी कुछ आपत्तियों के विषय में, भारत सरकार ने एक वन अधिकार कानून में बदलाव किया है और वो ऐसा बदलाव कि अब ग्राम सभा नहीं होगा, बिना ग्राम सभा का ही कोई पट्टा वट्टा माइनिंग वाइनिंग का जिम्मा कंपनियों को दे दिया जाएगा। जब कंपनी को दे दिया जाएगा तब कंपनी आपके साथ बैठक करके मोल मुटाव करेगा। अगर ऐसा हो गया तो खत्म हो गया आदिवासी, बता देते हैं। तो हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है अभी कुछ दिन पहले कि प्रधानमंत्री जी, ये कानून आदिवासियों के लिए बिल्कुल ही विपरीत है, आदिवासी इससे उजड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसलिए आपके इस बदले हुए कानून को मानना झारखंड सरकार की बस की बात नहीं। हमने पुरजोर विरोध किया। अब उस पर क्या आगे टिप्पणी होगा ये अभी सुनना बाकी है। कई ऐसी चीजें जो अभी हमें आपको, अगर हम योजनाएं बताना शुरू करेंगे तो दिन से रात हो जाएगा। अभी कई चीजें हमारे बच्चियों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए पढ़ाई की आप चिंता मत कीजिए, आप लोग पढ़ते रहिए और आने वाला समय में राज का जिम्मा उठाइए, अपने कंधों पर राज का बागडोर उठाइए। आज हम अकेले हैं, आज आप हमारा साथी बनने का, मेरा सहयोगी बनने का काम करें, ताकि ये राज हमने बनाया है और ये राज हम अपने हाथों से संवारेंगे। अभी बहुत षड्यंत्र, आज से नहीं सदियों से हम लोग के समाज के अंदर शोषण दमन का एक दौर ऐसा रहा जिसका साया अभी भी नहीं हटा है। उस साया से बाहर निकलना है और इतना रोशनी करना है कि वो साया दोबारा हम पर ना पड़े। आप लोग एकलव्य की कहानी तो सुने होंगे। एकलव्य एक आदिवासी जो तीरंदाजी में बहुत तेज था, बहुत तेज, और वहीं पर राजा महाराजा के सुपुत्र उनसे कमजोर थे, तो पता चला कि उनका जो गुरु था द्रोणाचार्य, उस एकलव्य से अपना अंगूठा ही दान में मांग लिया। ले जब अंगूठा दान में मांग लिया तो बेचारा तीर धनुष चलाएगा कैसे? अब वो पीछे हो गया और राजा का बेटा आगे हो गया। अब वो दौर नहीं रहा, अब कोई एकलव्य अपना अंगूठा दान नहीं देगा। इसीलिए हम लोगों ने एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जहां आप अपना हुनर तराश कर बेहतर रोजगार की दिशा में जा सकते हैं। अभी अभी हमारे श्रम मंत्री जी ने बताया कि एक लड़का यहां का पेंटर का प्रशिक्षण लेके गया है और वो विदेश चला गया और आज के दिन में 1 लाख रुपया महीना उस मजदूर को मिल रहा है तनख्वाह के रूप में।
इतना अच्छा पेंटिंग करता था घर का कि लोग उसको विदेश लेके चला गया और 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है। हमारा ये श्रम विभाग ऐसा विभाग है जो इस राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी यहां मजदूर भाई लोग काम करते हैं इधर उधर या बाहर भी जाते हैं, आप लोग श्रम विभाग में अपना निबंधन जरूर करा के जाए, क्योंकि ये श्रम विभाग आपको हर चीज के लिए मदद करता है। बच्चा का जन्म से छठी तक, शादी ब्याह तक आप काम करना चाहते हैं, कुदाली गैंती हल बैल, उसके लिए भी पैसा देता है। मरने जीने में आपको पेंशन भी देता है, बाल बच्चों की पढ़ाई का भी पेंशन देता है, कपड़ा लत्ता भी देता है। और खुदा ना खास्ता कहीं दूसरे राज्य में आप मजदूरी करते करते आपके साथ कोई घटना घट जाता है तो उसमें भी अगर आप निबंधित मजदूर हैं तो श्रम विभाग से आपको आर्थिक रूप से मदद मिलता है। इसलिए हर मजदूर अपना निबंधन कार्यालय श्रम विभाग हर जिला में है, वहां जरूर आप कराएं। साइकिल टाट दुनिया भर का चीज बांटता रहता है, लेकिन हम लोग के लोगों को पता नहीं। बहुत सारी बातें हैं, हम चाहते हैं हम बातों को और नहीं लंबा करेंगे, एक आखिरी बात करेंगे। हमारे सामने कुछ ऐसी बातें आती है जो हमारे दिल को काफी हिला के रख देता है। हमको यहां जानकारी मिली है कि 40-45% जो हमारे बच्चे जन्म लेते हैं इस राज्य में, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कमजोर बच्चा पैदा हो रहा है। 50% से अधिक हमारी महिलाएं, बच्चियां, माताएं खून का कमी का शिकार है। तभी आप सुनते होंगे स्कूल वगैरह में आयरन का टैबलेट बांटता है। कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। और हमको समझ में नहीं आता है कि ये अभिशाप आ कैसे गया, क्योंकि हम भी देखते हैं हमारे घर गोतियारी में 80 साल, 90 साल, 100 साल से भी अधिक बूढ़ा बुजुर्ग लोग अभी भी जिंदा है और लाठी पकड़ कर खेत भी जाता है। वो लोग तो कमजोर नहीं है, लेकिन अब हमारे बच्चे क्यों कमजोर पैदा हो रहे हैं? हमारी महिलाओं में खून की कमी क्यों हो रही है? बड़ा चिंता का विषय। तो पता चलता है ऐसा कारण इसलिए हो गया कि हमारे पूर्वजों की जो व्यवस्था थी, हमारे पूर्वजों ने जो हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ता से हम भटक गए हैं। और भटक कैसे गए हैं? आप याद कीजिए, अगर घर में 70 साल की अगर बूढ़ा बुजुर्ग दादा दादी लोग हैं, नाना नानी लोग हैं, तो 70 साल पीछे जाकर के पता कीजिए तो आपके घर में गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर, बतख, ढेर सारा जानवर होता था। और उस समय के बाद अभी आप देखिएगा तो घर में एगो गलती से बकरी होगी तो एगो मुर्गा होगा, एगो गाय होगी, या वो भी नहीं होगा। जिस घर में गाय हो, दूध हो, अंडा हो, मछली हो, मांस हो, अगर इतना पौष्टिक चीज खाने का हो तो काहे का कुपोषित बच्चा पैदा होगा? काहे महिला कमजोर होगी? काहे उसको खून का कमी होगा? और अब तो हम लोग जिंदा रहते हैं राशन कार्ड पर। सरकार राशन दिया तो जिंदा है, नहीं दिया तो मारे गए। आज इसीलिए हमने मुख्यमंत्री पशुधन योजना प्रारंभ किया है, ताकि हम अपने पूर्वजों की व्यवस्था को फिर से मजबूती से खड़ा करें और घर घर में दूध, दही और अंडा और पौष्टिक आहार पहुंचाने का काम करें।
और आज आपको मुख्यमंत्री पशुधन के जरिए जानवर देने का तो हम काम कर रहे हैं, साथ साथ में जानवर आप कहां रखिएगा वो भी हम लोग आपको साथ साथ में दे रहे हैं। पशु शेड भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आप जब तक इन कामों को आप अपने पूर्वजों के रास्ते पर नहीं आएंगे, हम लोग बच नहीं पाएंगे। हम लोग की व्यवस्थाएं, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग है। हम लोग मोटा मोटा सेठ जैसा आदमी लोग नहीं है, नोट गिनने वाला आदमी हम लोग नहीं है। हम लोग का बैंक में भरा हुआ पैसा नोट नहीं है हम लोगों के पास, एटीएम कार्ड हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग के पास अगर धन दौलत है तो यही पशुधन, यही गाय बकरी मुर्गी सुअर, यही हमारा धन दौलत है। खेत खलियान, यही हमारा एटीएम कार्ड है, यही हमारा बैंक बैलेंस है। इसको आप लोग लीजिए, इस योजना का लाभ उठाइए। और यहां एक और समस्या हम लोग के बीच में, पता नहीं एक समस्या से निजात पाते दूसरा समस्या सामने आके पहाड़ जैसा खड़ा हो जाता है। एक बहुत बुरा परंपरा हमारे बीच में घुसा है और हमको लगता है इसके पीछे भी गिरोह काम कर रहे हैं और बहुत सुनियोजित तरीके से वो गिरोह काम कर रहा है। वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसका असर दिख रहा है, और वो है हड़िया दारू हम आदिवासियों के बीच में बिकना। हम जो महिलाएं हड़िया दारू बेचती हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे, आप उस हड़िया दारू का डेगची को उठाकर फेंकिए और सरकार की योजना को माथा में उठा के लेके जाइए। देखिए आपका मान सम्मान कितना बढ़ता है। आप कुछ भी काम करना चाहिए, अगर आप 10 रुपया हड़िया दारू में कमाते हैं, आप सरकार की योजना माथा पे उठा के लेके चलिए। हम आपको वादा करते हैं आप 10 के जगह 100 कमाइएगा और मान सम्मान से घर द्वार चलाइए। आप सिलाई मशीन का दुकान चलाना चाहते हैं, सरकार आपको देने के लिए तैयार है। आप राशन दुकान चलाना चाहते हैं, सरकार आपको राशन दुकान चलाने के लिए मदद कर रहा है। आप कपड़ा दुकान चलाना चाहते हैं, कपड़ा दुकान चलाने के लिए सरकार मदद करेगी। आप ब्यूटी पार्लर चलाना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर के लिए सरकार आपको मदद करेगी। आपको जो काम करना है आवेदन दीजिए, सरकार आपको मदद करेगा। आप राशन दुकान चलाइएगा, वो ज्यादा सम्मानजनक चीज है कि हड़िया बेचिएगा, वो ज्यादा सम्मानजनक चीज है, ये तय कर लीजिए आप लोग। हड़िया दारू बेचने के बाद कितने लोगों को बुरा नजर से देखता है, आपको महसूस होता होगा। और कोई बाहर का आदमी नहीं पीता है, हमारा ही गांव देहात का बाल बच्चा और गांव का ही लोग उस हड़िया का उपयोग करता है। और आजकल हम देखते हैं ठीक से लड़का लोग जवान भी नहीं होता है, हड़िया दारू इतना पी लेता है कि कहीं एक्सीडेंट करके मर गया, कहीं कुछ करके मारा गया। इसीलिए आप लोगों से आग्रह करबद्ध प्रार्थना है, आप उस हड़िया का डेगची को उठा के फेंकिए और सरकार का विकास का डेगची को उठाइए। निश्चित रूप से हमारा राज भी खुशहाल रहेगा, हमारा परिवार भी खुशहाल रहेगा, हमारा समाज भी खुशहाल रहेगा। तो इसीलिए अभी आपको बहुत संघर्ष करना है। संघर्ष गरीबों के लिए बहुत लगता है ठप्पा मार के आया हुआ है हम लोग के पीठ पर। अगर इससे निजात पाना है तो हम लोगों को थोड़ा हिलना पड़ेगा और ऐसे लोगों को थोड़ा पहचान के रखना पड़ेगा। आज हर चीज महंगाई आसमान छू रहा है। आज नमक जो 5 रुपया 7 रुपया किलो मिलता था, आज के दिन में 50 रुपया किलो मिल रहा है।
आज सरसों तेल जो 100 रुपये में मिलता था आज के दिन में 200 रुपये में मिल रहा है। आज पेट्रोल डीजल हो, दुनिया भर का चीज जो सबसे आपका आसान और आरामदायक और गरीबों का जो सफर कराने वाला रेल है, जिससे आपको लगता है कि रेल से हम आराम से चले जाएंगे, कम दाम में चले जाएंगे, भूल जाइए, रेल सब भी बिक गया। इन व्यापारियों ने बेच दिया, स्टेशन भी बेच दिया, हवाई जहाज भी बेच दी और एयरपोर्ट भी बेच दिया और पानी का मार्ग भी बेच दिया। सारे सड़क इन लोगों ने बेच दिए, सारे संसाधन बेच दिया। अब पता नहीं किस दिन इस देश को भी ना बेच दे ये लोग। आज इसीलिए जो टिकट, रेलवे टिकट, जो प्लेटफॉर्म टिकट आप लोग समझते हैं ना, प्लेटफॉर्म टिकट कभी आप लोग कितना में खरीदते थे? 2 रुपया में, 3 रुपया में, 5 रुपया में। आज वो प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया में बिकता है। एक प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया में और एक मजदूर को मजदूरी एक दिन भर में कितना मिलता है? 150 रुपया। अगर 2 बार इधर से उधर कर लिया, 100 रुपया गया उसका और 50 रुपया लेके घर जाएगा। आज इसीलिए हम आप लोग के बीच में आए हैं कि खतियानी जोहार यात्रा हमने प्रारंभ किया है। 1932 का खतियान हम लोग लागू किए। हम लोगों ने सरना धर्म कोड पारित कर भारत सरकार को भेजा, वहां गोल गोल घूम रहा है। आज हम लोगों ने इस राज्य में, जो राज्य अलग होने के बाद यहाँ के ओबीसी भाइयों को 27% का आरक्षण मिलता था, लेकिन इन बेईमानों ने उस 27% का आरक्षण अपने खत्म कर दिया और उसको 14% में ला दिया। लेकिन 20 साल इन लोगों ने राज किया, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने का कभी काम नहीं किया। आज हमने इन ओबीसी साथियों को पुनः 27% आरक्षण देने का हम लोगों ने निर्णय किया और कानून बनाया। आज इसीलिए हमारे इस निर्णय के साथ इस राज्य की जनमानस हमारे साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है, ये हम देखने के लिए आज इस खतियान यात्रा हमने प्रारंभ किया है। इसलिए आज आप लोग को देखकर निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से, आपके हमें मजबूती देने की वजह से इन बेईमानों के सामने इतना हम दहाड़ के बोलते हैं। आपका सहयोग रहा तो इनको हम लोग इस राज्य में जो इनकी षड्यंत्र है वो हमेशा के लिए समाप्त कर दें। नहीं तो ये लोग इतने होशियार और चालाक हैं कि ये अगर आपका सहयोग हमारा नहीं रहता, अगर आपका आशीर्वाद हम पर नहीं रहता, तो ये कब का हमको चबा करके हजम कर चुके होते। इतने बड़े ये घड़ियाल है। आज इसीलिए यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को एक छत पे रहने की आवश्यकता है ताकि हम इस राज्य का सर्वांगीण विकास कर सके। जो आपका योजना कागजों में बन रहा था, वो सारी योजना आप गठरी बन बन करके आपके घर में और दरवाजा में पहुंच रहा है। बस आपको दरवाजा खोलना है, उन योजनाओं को अपने घर में लेके जाना है। अभी ये तो शुरुआत है। 2 साल तो कोरोना में ही उठा पटक करते रह गए हम लोग। अब कोरोना से बाहर निकले, अभी 8-9 महीना काम में तो इन लोगों का इतना पेट दर्द हो गया। पेट दर्द तो छोड़िए, पेट झड़ी भी शुरू हो गया है। अभी और समय बाकी है, इसमें क्या करेगा भगवान जाने ये लोग, और कौन सा षड्यंत्र रचेगा। बिल्कुल हमारा स्पष्ट है, जो अधिकार इस राज्य के लोगों का है, हर हाल में उस अंतिम व्यक्ति तक वो योजना जानी चाहिए। आज सरकार आपके द्वार, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार योजना सिर्फ पदाधिकारी ब्लॉक स्तर का नहीं, बल्कि सेक्रेटरीट में बैठा हुआ सचिव भी गांव गांव में जा रहा है। हम भी गांव गांव घूम रहे हैं।
और आज गांव में काम हो रहा है कि नहीं, उसका भी समीक्षा अब हम गांव में, अभी तो जिला स्तर पर कर रहे हैं। हमने पदाधिकारियों को कहा है, सचेत रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए, गरीबों की बात सुनिए। अभी तो हम जिला स्तर पे काम कर रहे हैं, जिला स्तर पर समीक्षा ले रहे हैं। ऐसा नौबत ना आए कि हम प्रखंड में भी जाकर के आपका समीक्षा लेना शुरू कर दें। तो इसीलिए हम इन्हीं बातों के साथ एक बार जोरदार नारा हम लोग लगाएंगे, जो खतियान की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, जो 32 की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। चलिए मेरे साथ बोलिए, जो खतियान की बात करेगा, जो 1932 का बात करेगा, जो 1932 की बात करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, खतियानी जोहार। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभा की समाप्ति और धन्यवाद ज्ञापन के लिए बड़े यादव के साथ आमंत्रित करते हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोहरदगा विधानसभा के विधायक, पूर्व विधायक सुखदेव भगत जी। आज अमर शहीद वीर बुद्धू भगत हजरत बाबा दुखन शाह और पांडे गणपत राय के पावन भूमि पे एच के मुख्य कुतिया हरदी लजीज भूमिपुत्र झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, बड़ भाई आदरणीय धीरज पाल साहू जी, बड़ भाई आदरणीय बंधु तिर्की जी, माननीय विधायक हम इनके सहयोगी। अरे सौसे जी आपके बाद खतियानी जोहार, अरे मालवा का समाज कल्ला बाबा जी ने कहा था हेमंत सोरेन जिंदाबाद, खतियानी जोहार। और एक बात के बताया जहां देखा, एक बात के बड़ा दिल को छू वाला हमें के भूमिपुत्र हेमंत सोरेन जी को तैयारी करना चाहिए, आदिवासी नहीं डरेना। यह बात के बताया चाहती कि ईमान भारतीय जनता पार्टी और आज ये मोदी की सरकार ईमान जनता पालन बोले क्या करके सीबीआई के, ईडी के, इनकम टैक्स के इनका पीछे पीछे लगा कर। लेकिन एक बात के बताया चाहिए, हम इनके भाई का जन्म 10,000 हो रहे, सिंह छत्तीस हो रहे हो, डरता नहीं के तुझे बताया कि बात बात यही रखा लाने वाला ही आदिवासी में लाने वाला ही। और क्या कहते हैं, मुझे सोचा नहीं पलटा नहीं बात महाराष्ट्र में निकला, मध्य प्रदेश या त्रिपुटी में झारखंड में निकला, थोड़े बातों में करते ये बात तैयारी करेगा। और हमारे साथ एक बात तैयारी करा, यह बरसात को यही हमें के साथ धन्यवाद। बाहर ही रखिए, बाहर ही रखिए। कैमरा बाहर रखिए, कैमरा बाहर लीजिए। हाँ नहीं मान सकता, चलिए जाएगा। सब नहीं पूरा पब्लिक सब जाम हो जाएगा पूरा रोड। सर एप्लीकेशन अच्छा इसका एप्लीकेशन सर एप्लीकेशन बस। अरे आदिवासी बच्चा है, ये आदिवासी बच्चा तुम ऐसा रास्ता में तुम देता है यार। सभी को जोहार।